अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की इंगेजमेंट की जो एक सेरेमनी थी, उसके ऊपर आपको उसके मुतल्लिक़ कुछ तफसीलात हम बताएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो अपोजिशन है उनका डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ उनकी जो अपनी ज़िंदगियां हैं उनको बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं, जबकि लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने दांव पर लगाया हुआ है, लोगों की जानों को ख़तरा है। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इस तकरीब के मुतल्लिक़, आपको मुकम्मल हम तफसीलात देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे महमूद चौधरी, जो कि बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की जिनके साथ इंगेजमेंट हुई है वो कौन है, उनके मुतल्लिक़ आपको हम तफसील के साथ बताएंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी जो अपनी सेहत है या अपनी जानें हैं वो तो बहुत ज़्यादा उनको कीमती लग रही हैं, लेकिन जो लोगों की ज़िंदगियां हैं उनको क्यों दांव पर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की इंगेजमेंट के मुतल्लिक़। तो 27 नवंबर को जुमा के रोज़ बिलावल हाउस कराची में ये एक तकरीब हुई। एक सादा सी तकरीब थी, छोटी सी थी तकरीब, जिसके अंदर सिर्फ फैमिली के अफराद ही शिरकत कर सकते थे। इसके अंदर सियासी शख्सियात ने शिरकत नहीं की। 14 नवंबर को पहली मरतबा सोशल मीडिया के ऊपर ये एक स्टोरी आई थी, अफवाहें आप कह सकते हैं कि आई थी कि बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की जो मंगनी है, उनकी जो इंगेजमेंट है वो किसी के साथ होने जा रही है। इस हवाले से एक और शख्सियत जिनका इसके साथ कुछ ताल्लुक भी नहीं था, उनका नाम लिया जा रहा था कि शायद इनके साथ उनकी इंगेजमेंट होने जा रही है। और इसको एक और पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा था क्योंकि वो शख्सियत जो थी वो कादियानी है। तो इस तरीके से इसको मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की गई थी, झूठ बोला जा रहा था। अब इस तकरीब के अंदर आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ टाइम के लिए शिरकत की क्योंकि बीमारी की वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। तो कुछ टाइम के लिए वो इस तकरीब में आए और इस तकरीब से पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो कोरोना में, उनका जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया था, जिस वजह से वो भी इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। इस तकरीब में जिन लोगों को इनविटेशन दिया गया था उनको ये भी साथ में कहा गया कि अगर आप इस तकरीब में आते हैं तो आपके लिए ये लाजमी होगा कि तकरीब में आने से 24 घंटे पहले आप अपना एक कोरोना टेस्ट करवाएं और उसकी जो रिपोर्ट है वो हमें ईमेल की जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को बुलाया गया, जो कि SOPs का ख्याल रखा गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यही असूल अगर वो PDM वाले अपने जलसों में भी अपना लें तो क्या ही बात है। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मोबाइल फ़ोन्स को लाने पर पाबंदी आयद की गई थी। कोई भी गेस्ट मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आ सकता, यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं हो सकती, ज़ाहिर है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इस तकरीब के बारे में सोचा जा रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा आलीशान होंगी क्योंकि ज़रदारी साहब के पास बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। किस तरीके से कमाया है ये एक अलग बात है, लेकिन तकरीब बहुत छोटी सी तकरीब थी, एक अच्छी तकरीब आप कह सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जलाल सन्स की जो एक बहुत ही आलीशान शादी थी, ये तकरीब उसको पीछे छोड़ जाएगी क्योंकि ज़रदारी साहब के लिए कोई मसला नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक जाली बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी रेडी वाले के नाम पे या फलूदे वाले के नाम पे, तो वहाँ से अरबों रुपए की वो ट्रांजैक्शन वहाँ से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जाने दिया कि नहीं जी, कोरोना है, हम इसको सादगी से ही करेंगे। अब हम बात करते हैं कि महमूद चौधरी जिनके साथ इनकी इंगेजमेंट हुई है उनके बारे में आपको बताते हैं। तो महमूद चौधरी का ताल्लुक, उनकी फैमिली का ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है और महमूद चौधरी दुबई के अंदर उनके बिज़नेस है, वहाँ पर वो बिज़नेस करते हैं। महमूद चौधरी के वालिद का नाम यूनुस चौधरी है और वालिदा का नाम सुरैया चौधरी है। आराई बरादरी से इनका ताल्लुक है और ये लाहौर से इनका ताल्लुक है, जैसा कि हमने पहले देखा। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक, जिनमें दी न्यूज़ है और डॉन के मुताबिक, दुबई के अंदर इनके गोल्ड, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट के इनके बिज़नेस है। 1973 में महमूद चौधरी के वालिद यानी कि यूनुस चौधरी लाहौर से UAE शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर उन्होंने कुछ साल बहुत मेहनत से वहाँ पर अपना कारोबार सेट किया। 5 बहन भाइयों में महमूद चौधरी जो है वो सबसे छोटे हैं और 1988 की इनकी पैदाइश है, यानी कि 32 साल उनकी उम्र है। और बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी से महमूद चौधरी ने लॉ की तालीम हासिल की है। तो ये एक छोटी सी तफसील थी जो कि महमूद चौधरी के बारे में थी। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मेयार है उसके मुतल्लिक, कि जो अपनी पर्सनल तकरीबात हैं वहाँ पर तो कोरोना टेस्ट के बगैर किसी को आने नहीं दिया जाता, यानी कि इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा कीमती हैं। लेकिन लोगों को बहुत ज़िद के साथ कहा जा रहा है कि आप जलसों में शिरकत करें। हालांकि आपने देखा है कि जो कोरोना की फ़र्स्ट वेव थी
وہ جتنی خطرناک تھی کرونا کی سیکنڈ ویو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ حکومت کے خلاف پتہ بھی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا جلسوں جلوسوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی جو ایک ضد ہے اس کے اوپر وہ لوگ قائم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جہاں پر جلسہ ہم چاہیں گے وہاں پر ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا زیادہ مرضی کرونا پھیلے۔ پی ڈی ایم جو ہے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اب لوگ خود سمجھدار ہیں کہ جلسوں جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، جتنی سٹریٹ پاور عمران خان کے پاس ہے اتنی پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 3 جنریشنز ہیں نا اس وقت، دادا بھی ہے، اس کے بعد والد صاحب ہے اور ایک بیٹا ہے، تو جو سب سے چھوٹا بندہ ہے نا گھر میں وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کا سپورٹر ہے، جو اس سے بڑا ہے وہ جنرلی نون لیگ کا، اور اس سے جو پرانے خیالات کے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو نوجوانوں کے بغیر تو کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب نے 2014 میں اتنا بڑا دھرنا دیا، 126 دن بیٹھے رہے، اس کے باوجود بھی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو جلسے جلوسوں سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے صرف کرونا جو ہے وہی پھیل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے جلسے کرنے بھی ہیں تو تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیں، 1-2 مہینے، جیسے ہی اس کی جو کووڈ کی دوسری ویو ہے یہ تھوڑی ختم ہوتی ہے، اس کا زور ٹوٹتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں۔ لیکن اس کے اوپر بہت ہی بضد ہے پی ڈی ایم کی جو لیڈران ہیں ان کے، کہ نہیں جی ہم نے ابھی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کنہوں نے ان کے ساتھ کوئی وعدے کمٹمنٹ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے شاید ان کو کہا ہے کہ اتنے جلسے کر لیں تو حکومت جو ہے وہ گر جائے گی، حکومت گھر چلی جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔